चैप्टर चल रहा एक्सटर्नल सेक्टर और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी आ गया। होपफुली आपने देखा होगा। ये पार्ट 2 है। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, नहीं मालूम तो पॉज करके पढ़ लेना। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए एवरीबॉडी यू हैव टू मार्क इन योर कॉपी फ्रॉम 1 to 20। साथ में ध्यान रहे क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखो, पुराने क्वेश्चन होंगे ना तो उसको अपन सॉल्व करके जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, सच दैट आपका थोड़ा टाइम बचे और वो जो करंट में रिलेवेंसी है उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो फैक्ट्स है जो उतना रिलेवेंट नहीं है अभी के हिसाब से, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है क्या? गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग ऑन द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है एवरीवन, एक रिपोर्ट है जो IMF द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है रिलीज करता है, ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको ध्यान में रखना है, अच्छा नहीं है क्या लिस्ट? चलो कोई बात नहीं, अगले कोई क्वेश्चन में होगा, पूरा पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्या कि कौन कौन सा रिपोर्ट IMF करता है, वर्ल्ड बैंक करता है और इकोनॉमिक फोरम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों हमने देखा है। क्या क्या? करंट और कैपिटल दोनों। बोलो हाँ ना। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? करंट अकाउंट। फॉरेन एसेट, अभी रुक जाओ, ये क्या है? कैपिटल अकाउंट है। बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल भी करंट अकाउंट है। और स्पेशल ड्राइंग राइट जो होता है SDR, ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। सो एवरीबॉडी, पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा और चौथा क्या है? कैपिटल। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन C हो गया। एकदम अच्छे से क्लियर है क्या? गुड। यहाँ पे एक बार और अच्छे से देख सकते हैं। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है। पहला मेन कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट क्या होता है? ट्रेड इन गुड्स, जिसको विजिबल बैलेंस बोलते हैं, और ट्रेड इन सर्विसेज, जिसको इनविजिबल बैलेंस बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे इंश्योरेंस और सर्विस सेक्टर, ये क्या है? ट्रेड इन सर्विसेज या इनविजिबल बैलेंस। और वहीं पर इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, माइग्रेंट्स, रिमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि बाहर से लोग जो लोग पैसे भेजते हैं ना, रिमिटेंसेज, वो भी क्या है? करंट अकाउंट का ही पार्ट है। नेट ट्रांसफर अगर बात करें, जैसे इंटरनेशनल एड आता है, तो क्या है? ध्यान रहे, वो करंट अकाउंट का पार्ट है। लेकिन अगर आप लोन वगैरह लेते हो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, है ना, तो वो सब क्या है? वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में यही डिफरेंस है कि अगर एड मिल रहा हमें तो नेट ट्रांसफर बोलते हैं उसको, करंट अकाउंट का पार्ट है। लेकिन अगर हम लोन ले रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। क्लियर है क्या? ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स द नेट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री, पता ही आपको, राइट? फॉरेन एसेट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। The balance of payment of a country is a systematic record of all import and export transaction of a country during a given period of time. ठीक है, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री, नहीं, केवल गुड्स का नहीं होता, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री ऑफ वन एंड अदर, नहीं, कंप्लीट मूवमेंट फ्रॉम, अरे बिल्कुल नहीं। तो पहला ही करेक्ट हमारा आंसर मिल गया। बाकी इसलिए पढ़ रहे थे सच दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और हो, और उससे बेहतर और कोई ऑप्शन मिल पाया। तो करेक्ट ए हो गया एवरीबॉडी कि ऑल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, अभी ऊपर देखा ही हमने। ठीक है, कि एक साल में जितना भी होता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अकाउंट ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जनरली एक साल। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टैटिकल statements that systematically summarizes for a specific time period the economic transaction of an economy with the rest of the world। बोलो क्लियर है क्या? गुड। बाकी फैक्चुअल नॉलेज आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाओगे। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट, अभी ऊपर पढ़ा हमने, फॉरेन लोन क्या है? कैपिटल अकाउंट, है ना। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI भी क्या है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहला भी है, दूसरा भी है। प्राइवेट रिमिटेंसेज, अभी मैंने समझाया क्या, रिमिटेंसेज जितने होते हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं, कैपिटल में नहीं। तो तीसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। आंसर आ गया पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन बी। कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी क्या है? कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। बोलो क्लियर है क्या? सारा कुछ पता है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम इज इंक्लूडेड इन द इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है? ठीक है, तो एक्चुअल में उसमें इंक्लूडेड है फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, बिल्कुल सही है, वो भी है। और लोन्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, नहीं, लोन्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री नहीं, गोल्ड होल्डिंग ऑफ RBI होगा। तो दूसरे ऑप्शन में हाँ बिल्कुल सही है, गोल्ड होल्डिंग ऑफ RBI भी है, और SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी है। तो इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? FDI जो है किसको बोलेंगे? सब्सिडियरीज ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, बिल्कुल FDI का पार्ट है। मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, ये भी है। मोर देन 10% हुआ अगर तो क्या हो जाएगा? FDI हो जाएगा। बोलो हाँ ना। गुड। कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाय फॉरेन कंपनी, ठीक है,
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एफआईआई का पार्ट है, एफडीआई का नहीं। तो चौथा नहीं है, पहला दूसरा तीसरा है, ऑप्शन हो गया डी। बोलो एकदम क्लियर है क्या? ठीक है, चौथा नहीं है, बताइए आपको क्यों? क्योंकि वो क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पर्सन या रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन अ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट वेयर एन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन, मतलब लेस देन अगर 10% इक्विटी होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ना कि एफडीआई बोलेंगे। बोलो क्लियर है क्या? गुड। एफडीआई और एफपीआई में क्या कॉमन है? जो एफपीआई होता है वो हॉट मनी होता है, किसी भी टाइम आ जा सकता है, लेकिन जो एफडीआई है वो लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करता है कोई भी फॉरेन कंपनी या फिर फॉरेन पर्सन, किसमें? हमारे इंडिया में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल नहीं। डिमांड फॉर गुड सर्विसेज प्रोवाइड बाय द कंट्री कंसर्न, एकदम सही। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, ठीक है। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन द क्वेश्चन, पता नहीं, लेकिन पहला नहीं हो सकता है, तो श्योर है। तो पहला कट करो, क्या हुआ? पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, तो दूसरा और तीसरा तो पक्का है, इसलिए बी ऑप्शन में जाऊंगा, सी नहीं बी जाऊंगा। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है। क्यों? समझो ध्यान से। नन ऑफ द स्टेबलाइज्ड इंटरनेशनल एजेंसी लाइक वर्ल्ड बैंक प्ले एनी काइंड ऑफ रोल इन इट। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ अ कंट्री में इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ इट as it attracts the outside investor, but the most suitable answer according to the option given above would be B, that is दूसरा और तीसरा, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, इन टर्म ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल टू विटनेस 10 और 19 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू, मतलब कि इकोनॉमी के टर्म में जो 19th कॉमनवेल्थ गेम हुआ इंडिया में, है ना, वो अमाउंटेड टू क्या? चारों में से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। तो इसका करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी, समझो। फॉरेन के लोग आएंगे हमारे इंडिया में, ठीक है, फॉरेन के लोग आएंगे तो ऑब्वियस है उनको हम क्या करेंगे? सामान बेचेंगे, और वो पैसे हमें किस में देंगे? ऑब्वियस है फॉरेन करेंसी में देंगे। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? हम एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, क्या करें? सामान का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम क्लियर हुआ क्या आपको? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ एफडीआई और एफआईआई are related to investment in a country, which one of the following statement best represent an important difference between their two? पहला बोला FII help bring better management skill and technology, जबकि FDI only brings in capital। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों लाता है FDI। दूसरा, FII help in increasing capital availability in general, while FDI only target specific sector। रुक जाओ, अभी बाकी ऑप्शन देखने दो। FDI flows only into the secondary market, while FII, ऐसा भी नहीं है। FII is considered to be more stable than FDI, बिल्कुल गलत, जस्ट उल्टा बोला, FDI more stable होता है। तो देखो, तीसरा और चौथा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बचा कौन सा? पहला और दूसरा। तो दूसरे को फिर से पढ़ते हैं। FII हेल्प इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा था हॉट मनी है ना, ज्यादा पैसा है ना, इनफ्लो होता है, लेकिन FDI जो है ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक सेक्टर में ही FDI आता है, और उसमें इन्वेस्टमेंट करती है क्या? विदेश की कंपनियां या विदेश के लोग। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, आप देख भी सकते हो। आगे बढ़, अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं एवरीबॉडी। FDI brings in capital as well as better management skill or technology. It targets a specific sector of an economy. FII is only an investment in market of a foreign country, whereas FDI is long-term investment in economy of a foreign country। बताइए हमें, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन विच द गवर्नमेंट कैन टेक, विच ऑफ द कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए क्या हो सकता है? डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, बिल्कुल सही है। डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, कैसे होता है समझाता हूँ, डोंट वरी। रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फायदा ही नहीं होगा। और एडॉप्टिंग सूटेबल पॉलिसी विच अटैक ग्रेटर FDI, ऑब्वियस FDI आएगा, विदेश का पैसा आएगा, विदेश का पैसा आएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होगा। तो बिल्कुल तीसरा तो पक्का होगा, और पहला होगा। पहला और तीसरा देख लो, ऑप्शन सी डी में दिख रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। बात आती है, ठीक है, दूसरा तो हमें पता है, पहला क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो, मेन कंपोनेंट जो कैपिटल अकाउंट का होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, लोन्स और बैंकिंग कैपिटल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंप्राइजेस फॉरेन डायरेक्ट FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग अदर्स। और दूसरा गलत है, मैंने आपको बता दिया कि रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी यूजुअली इंक्रीज द करंट अकाउंट डेफिसिट। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी आप नहीं दे रहे हो तो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ का सामान बाहर नहीं जाएगा तो वहाँ से विदेशी पैसा नहीं आएगा, और पैसा अगर हमारे देश में नहीं आएगा विदेशी मुद्रा, तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? गुड। अब बात आती है कि सर पहला ऑप्शन अभी भी एक समझ में आया, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो चलो, पहला ऑप्शन
एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। बोला डिवैल्यूइंग दी डोमेस्टिक करेंसी। अब ध्यान से समझो, अगर हम डोमेस्टिक कंट्री को डिवैल्यू करेंगे, मान लो अभी $1 87 का है, ठीक है, $1 इक्वल टू 87 रुपीज। अब मान लो डिवैल्यू करके इसको मैंने 100 रुपीज कर दिया, क्या, $1 को। अब ध्यान से समझो, कल वो विदेशी इंसान, मान लो कि कोई अमेरिका का इंसान है, जो कोई सामान को कितने में खरीद रहा था, $100 में खरीद रहा था, मतलब कि एक $100 के सामान, सॉरी, $87 के सामान के लिए उसे $1 देना था। अब $87 के सामान के लिए उसे $1 से कम ही देना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि $1 में उसको $100 मिल जाएगा, समझ रहे हो क्या? तो इसलिए क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको सामान सस्ता मिल रहा है। तो अगर उसको सामान सस्ता मिलेगा, ज्यादा वो खरीदेगा, तो बताओ कि अगर हम ज्यादा खरीदेगा मतलब कि उसकी जो करेंसी है हमारे पास ज्यादा आएगी। तो हमारे पास अगर फॉरेन करेंसी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होगा। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या अच्छे से? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। As regards the use of international food safety standard is reference point for the dispute settlement, which one of the following does WTO collaborates with? तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अब ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है ना, होपफुली आपको याद होना चाहिए। याद कर लेना कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन बाई फाओ और यूएन कंसर्निंग फूड प्रोडक्शन, लेबलिंग और सेफ्टी है। तो WTO कोलैबोरेट करता है इसी के साथ। बोलो क्लियर है क्या? गुड। अब इसके बारे में अगर पढ़ना चाहो आप ध्यान से पढ़ लेना, है ना, बहुत पुराना है इसलिए मैं उतना टाइम नहीं दे रहा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक लैंडिंग एजेंसी है, एडमिनिस्टर्ड बाई किसके द्वारा? तो ये है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के द्वारा, है ना, क्या है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो देख सकते हो आप, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA क्या है, एक पार्ट है किसका? जो वर्ल्ड बैंक में टोटल 5 पार्ट है ना एवरीबॉडी, उनमें से एक पार्ट क्या है, IDA, और दूसरा पार्ट क्या है, IBRD। बोलो क्लियर है क्या? IBRD एक मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, एंड IDA इज वन ऑफ इट्स लैंडिंग आर्म। क्लियर? गुड। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म? किसमें स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है चारों में से? इन्वायरमेंट प्रोग्राम में नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल है, और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, G20 में नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है। ध्यान से समझो कि SSM एक प्रोविजन है इन WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर दैट, याद करो रेड बॉक्स मैंने ऊपर बताया था मैंने आपको ना, अलाउइंग डेवलपिंग कंट्री टू टेम्परली रेज टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर इम्पोर्ट if there is surge in import that causes or threaten to cause serious injury to domestic product। समझ रहे हो क्या कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, कोई अगर डेवलपिंग नेशन है तो वो जितना इंपोर्ट हो रहा है ना, क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उस पर वो टैरिफ लगा सकता है, सच दैट कि उसके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है उन पे ज्यादा इम्पेक्ट ना आए। बोलो क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट, इंडिया इनेक्टेड दी जियोग्राफिकल GI टैग, अभी ऊपर हमने पढ़ा है ना। तो द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल, ट्रेडमार्क और GI टैग के बारे में डिफरेंसेस क्या है, ये 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना। पहला, अ ट्रेडमार्क इज एन इंडिविजुअल और अ कंपनीज राइट वेयर अ GI इज अ कम्युनिटीज राइट। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, क्योंकि आपको मालूम है GI टैग एक स्पेसिफिक प्लेस को मिलता है, मतलब उस कम्युनिटी को मिलता है, ना कि एक इंडिविजुअल को मिलता है। तो पहला सही है, पहला सही है, पहला सही है, तो तीसरा तो नहीं हो सकता। दूसरा, a trademark can be licensed where a geographical indication can't be licensed। एकदम सही बात बोल रहा, पहला भी हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा, a trademark is assigned to the manufactured goods where the GI tag is assigned to the agricultural goods, products and handicrafts only। एकदम सही बात है, सॉरी नहीं गलत बात है। क्यों? क्योंकि केवल इनको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड को भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि GI टैग केवल और केवल एग्रीकल्चर गुड को ही और हैंडीक्राफ्ट को मिलता है। तो तीसरा गलत है एवरीबॉडी, तीसरा गलत। तो कौन सा गया? ऑप्शन C और D गया, आंसर आ गया ऑप्शन B। क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा सही है। बोलो एकदम क्लियर? ठीक है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, पुराना क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। बोलो है ना? गुड। ओके, तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखना है कि एमिंग टू हार्मोनाइज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है इंटरनेशनली, की एस्पेक्ट इंक्लूड क्या है, स्कोप है कि ट्रिप्स कवर वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एरिया सच एज कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मिनिमम स्टैंडर्ड है कि मेंबर स्टेट मस्ट प्रोवाइड रोबस्ट IP प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक कॉपीराइट ग्रांट्स, एक्सटेंडेड कॉपीराइट टर्म्स एटलीस्ट 50 साल का, कम से कम 50 साल का, है ना, कॉपीराइट टर्म प्रोवाइड करना है। और पेटेंट कितना? 20 सालों का।
और क्या करना है, फेयर यूज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट, बर्न और पेरिस कन्वेंशन, ये देखते हैं यहाँ से, समझो। ट्रिप्स references the Berne Convention for copyright protection and the Paris Convention for industrial property incorporating their provision। क्या ये दोनों के दोनों पेरिस कन्वेंशन है ना और बर्न कन्वेंशन दोनों को यूज किया है इसने, ट्रिप्स ने। सॉफ्टवेयर और डेटाबेस इसको आप पढ़ लेना आराम से, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी। क्या आर्टिफिशियल करेंसी किसको बोलते हैं? तो एवरीबॉडी, तो एसडीआर को स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं। याद करो, आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 25% हमें कम से कम गोल्ड देना पड़ता है, बाकी अपनी करेंसी जमा करनी पड़ती है। बोलो, तो उसी को जो आपने मेंबरशिप फीस दिया है उसी चीज को एसडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। बोलो, है ना, जो इमरजेंसी केस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। एसडीआर क्या होता है? अमेरिकन ड्राइंग राइट्स। बोलो, क्लियर है क्या? इसका करेक्ट आंसर है कि आर्टिफिशियल करेंसी किसको बोलते हैं? एसडीआर को बोलते हैं। देखो ध्यान से, SDR is an international reserve asset created by the IMF to supplement the official reserves of its member country. The SDR is not a currency, it is called an artificial currency. Its use is based on the basket of 5 currency. कौन कौन सा? US डॉलर, यूरो, चाइनीज और जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। एडीआर की बात करें, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, एक सर्टिफिकेट इशूड बाय यूएस बैंक दैट रिप्रेजेंट शेयर्स इन फॉरेन स्टॉक्स। These certificates trade on American Stock Exchange (ADR) and their dividends are priced in US dollars. ADR represent an easy way for US investor to own foreign stocks. GDR की बात करें तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, is a negotiable financial instrument issued by a depository bank. It represents share in a foreign company and trades on a local stock exchange in investor country. GDR make it possible for a company, मतलब जो इशू कर रहा, टू एक्सेस इन्वेस्टर इन कैपिटल मार्केट बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ इट्स ओन कंट्री, मतलब दूसरे कंट्री, है ना, विदेशी लोग भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। कौन सा यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड नहीं है? तो ये है करेक्ट एवरीबॉडी, इसका जवाब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और फैक्चुअल क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान में रखो कि BIS is an international financial organization owned by 60 member central bank representing countries from around the world including India. The BIS is not a part of United Nations system. ठीक है, ओके। बाकी ऑप्शन में जो बाकी तीनों थे उसके बारे में दिया है, लाइक मेगा फाउंडेड इन 1988, है ना, हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। सेम वे में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFSC जो है स्टेबलाइज किया गया 1956 में, इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी वाशिंगटन DC में। और ऐसे ही बात करें इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो ये भी स्टेबलाइज किया गया 1966 में, जो कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। ओके, चलो, इंडिया हैज नेवर बीन एन SID मेंबर, मतलब कि इंडिया कभी भी इसका पार्ट नहीं है, अभी भी नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। अगला, टू इंटीग्रेट कल्चरल लीडर इनटू इट्स मीटिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स क्रिस्टल अवार्ड। क्या? क्रिस्टल अवार्ड। तो ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है एवरीबॉडी, ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या देता है? क्रिस्टल अवार्ड। किसके लिए? इंटीग्रेट करने के लिए कल्चरल लीडर्स को इनटू मीटिंग। ध्यान में रखना है आपको कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गिव्स द क्रिस्टल अवार्ड टू इंटीग्रेट कल्चरल लीडर इनटू इट्स मीटिंग बिकॉज इट्स बिलीव दैट art can play a powerful role in shaping the world. 2023 Crystal Award went to architect, activist और artist Maya Lee, सोप्रानो रिनीज फ्लेमिंग्स और एक्टर एंड ह्यूमैनिटेरियंस इद्रिस और सबरीना इल्वा, इन सबको गया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ चीजें, एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन स्टेब्लिश इन 1971, हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WEF का मिशन है टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड by engaging businesses, political, academics और other leader to shape global, regional और industry agenda। फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? क्लॉस स्वैप। अब बात करें कि मेजर रिपोर्ट्स कौन कौन सा पब्लिश होता है WEF से, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये पूछ चुका है UPSC। अगला, ग्लोबल IT रिपोर्ट, है ना, और किसके साथ? WEF along with INSEAD और साथ में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पब्लिश दिस रिपोर्ट। कौन सा? ग्लोबल IT रिपोर्ट। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल और टूरिज्म रिपोर्ट। क्या ये सारे रिपोर्ट कौन करता है?
WEF करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब आपको क्या करना है, टोटल कितने हो गए, 2, 4, 6 और एक 7 रिपोर्ट है। इसका कोई निमोनिक्स बनाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सच दैट बाकी लोगों को भी वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या बनाना है, निमोनिक्स बनाना है इसका। अगर आपको मालूम हो गई तो बताओ कौन सा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट पब्लिश करता है। नेक्स्ट, एशिया डेवलपमेंट बैंक टोक्यो बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ है, ये फिलीपींस में है, मनीला, हाँ मनीला करके कोई जगह है वहां पे। तो टोक्यो नहीं है, पहला नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता। ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन सिंगापुर में ही है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है बैंकॉक में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, केवल दूसरा ऑप्शन, ओनली 2 करेक्ट है। बात आती है कि सर तीसरा का भी बता दीजिए। तो तीसरा है एवरीबॉडी, कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है उसका। ओके, अगला, इंडिया इज मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एशियान डेवलपमेंट बिल्कुल है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नहीं है, कोलंबो प्लान का है और OECD का भी मेंबर नहीं है। तो पहला और तीसरा है, बाकी नहीं है। सॉरी, हाँ पहला और तीसरा है, बाकी का नहीं है। तो ऑप्शन ए क्लियर है क्या आपको। बाकियों के बारे में जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, स्टेबलाइज किया था 1966 में, 68 मेंबर हैं, चाहे इंडिया भी उसका पार्ट है। और मेन एम ऑफ द ADB इज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस इन एशिया और पैसिफिक। इंडिया ज्वाइन ADB कब, 1966 में। और बात करें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक का, एपेक वाज स्टेबलाइज इन 1989 में, 21 मेंबर है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। द मेन एम ऑफ एपेक इज टू प्रमोट फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। कोलंबो प्लान की बात करें तो ये वाज स्टेब्लिश इन 1950 में, उसमें 28 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। द मेन एम ऑफ द कोलंबो प्लान इज टू प्रमोट इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। और OECD की बात करें तो स्टेबलाइज किया था 1961 में, इट हैज 38 मेंबर्स बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ध्यान रहे, इंडिया जो है मेंबर नहीं है। द मेन एम ऑफ द OECD टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमॉन्ग इट्स मेंबर। बोलो एकदम क्लियर हुआ, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज तिरुपुर वेल नोन अ ह्यूज एक्सपोर्टर टू मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या, तिरुपुर, एवरीबॉडी तिरुपुर। तो एवरीबॉडी तिरुपुर तमिलनाडु में एक जगह है जो वो एक अपने टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है ना। तो यहाँ से वर्ल्ड वाइड टेक्सटाइल जो है जाता है। तो ऑप्शन कौन सा है, जेम ज्वेलरी नहीं, लेदरवुड नहीं, नीटेड गारमेंट्स बिल्कुल सही, हैंडीक्राफ्ट नहीं, नीटेड गारमेंट्स इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। क्या है, तिरुपुर लोकेटेड इन कोंगुनाडु रीजन ऑफ तमिलनाडु is not only the fifth largest urban agglomeration but also the fourth largest city in the state in terms of areas. Major textile or knitwear hub है, responsible for a significant share of India's cotton knitwear export, amounting to be 90% of the। अच्छा, ये डेटा अभी ध्यान में नहीं रखते क्योंकि बहुत पुराना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज रुपीज इट्स कंट्री है। भूटान का नहीं है, वहां का अपना चलता है। मलेशिया का भी नहीं है, मालदीव का नहीं, सियाचल का है। आई थिंक करेक्ट आंसर डी है। ओके, देख लेते हैं एक बार, एकदम क्लियर हो जाएगा। सो एवरीबॉडी, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है कि सियाचल का जो है वहां पे भी रुपीज चलता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कहाँ पे चलता है, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका, इन सब जगह पे जो कॉमन नेम है करेंसी का वो क्या है, रुपी है। जैसे हमारे इंडिया में है ना रुपी, वैसे ही वहां पे भी। कहाँ कहाँ पे, फिर से देखो, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, सियाचल और श्रीलंका, इन सब जगह रुपी ही बोलते हैं। बाकी भूटान में भूटानीज नॉल्ट्रम बोलते हैं, मलेशिया में मलेशियन रिंगिट बोलते हैं और मालदीव में मालदीवियन रुफिया ये बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ, गुड। सो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में इतना ही था। होपफुली एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके मेंस एग्जाम के लिए, साथ में जिंदगी में को जीवंत रखने के लिए। तो आज के लिए है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। मतलब यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, मतलब आप महान मत रहो, है ना, स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अब भले ही महान मत रहो स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो ना तो महान बनने के प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट, मतलब अगर आप महान बनना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। होपफुली आपको अच्छा लगा हो, साथ में ये सारा कुछ लेक्चर क्लियर हुआ हो, कहीं पे कोई भी डाउट वेरी परेशानी ना आ रहा हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही एवरीबॉडी, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।